बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स एक दफ़ा फिर आपके साथ, और आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी। अब्दुर्रहमान रिसर्चर हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ है और आजकल इंडिपेंडेंटली अपना यूट्यूब ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो काम था, जो मैंने देखा, वो था रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। जो उनकी रिसर्च थी वो बहुत ज़बरदस्त थी कि ये जो भी चीज़ उठा के लेके आते थे अपने किसी प्रोग्राम के अंदर। मैं बता देता हूँ, आफ्ताब इकबाल के साथ इन्होंने बड़ा काम किया है, उनके लिए सारी रिसर्चिंग ये करते रहे हैं। तो इनकी रिसर्चेज को सुनकर हमेशा मेरा कोशिश होती है इनसे किसी दिन बात हो। अब मैं आज इनको इनवाइट भी करने जा रहा हूँ कि ये वहाँ पे हमारे नूर प्रोजेक्ट पर आएँ, देखें कि हम क्या कर रहे हैं और उसमें क्या मज़ीद बेहतरियाँ ला सकते हैं। अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाइस टू आप हैव यू। सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं। तकरीबन 7-8 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अच्छा, मुझे सबसे पहले हम बात यहीं से शुरू करते हैं। आपकी जो एक्सपर्टी है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के रिसोर्सेज मौजूद हैं और आप उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। हम नीचे क्यों जाते जा रहे हैं? इकॉनमी जो हमारी नीचे क्यों जा रही है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का ना होना है। हम्म। अगर हर 3 साल बाद हुकूमत बदल जाएगी या उसके बड़े बदल दिए जाएंगे, तो पॉलिसीज़ डीरेल हो जाती हैं। हम्म। आप किसी हुकूमत का नाम भी ले लें आप, हम्म। या हुकूमत को अगर ये भी फ़ील होगा कि मैं आज हूँ और कल नहीं हूँ, हम्म। तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? देखिए, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। एक किस्म की डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, हम्म। लेकिन चूंकि पॉलिसीज़ का तसलसल है, तो आज उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे 2.5 गुना ज़्यादा हो गई हैं। ट्रू। ठीक है जी? वो बुरी थी, अच्छी थी, उन्होंने मार खा के सिस्टम को बेहतर किया। हमारे यहाँ एक हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है, अगली ज़िद में आकर उसको बिल्कुल चेंज कर देती है। ऐसा ही है। तो इसी साइकिल से हम निकल नहीं पा रहे। हम्म। और रिसोर्सेज़ का हाल ये है कि आप बांग्लादेश से कुछ 100 गुना अमीर मुल्क हैं। अल्लाह अकबर। गोल्ड में आप लगा लें, आप कोयले में लगा लें, आप गैस में लगा लें, आप एग्रीकल्चर में लगा लें। हम्म। मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी कॉटन की ज़रूरत होती है, हम्म। हम फिलहाल बुरे हालात में भी अपनी ज़रूरत की 50, 60, 70% कॉटन खुद प्रोड्यूस करते हैं। आप गेस करें, बांग्लादेश अपनी ज़रूरत की कितनी कॉटन प्रोड्यूस करता होगा? 10%। 2%। ओह माय गॉड। वो 2% प्रोड्यूस करके भी हमसे 3 गुना ज़्यादा अगर कॉटन से रिलेटेड अपैरल और गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम्म। कैसे कर रहा है? इंपोर्ट करता है। हम्म। जब वो इंपोर्ट करता है, उसके पैसे लगते हैं, डॉलर्स लगते ऐसे हैं। ही है। अगर वो इंपोर्ट करके उसको वैल्यू ऐड करके ज़्यादा पैसे कमा रहा है और हम अपनी कॉटन उगा के पैसे नहीं कमा पा रहे, तो हमारा सिस्टम खराब है। ये मैं आपको बहुत छोटी-सी मिसाल दी। लेकिन मैं अब्दुर्रहमान, में क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सुना हुआ है, आप लोगों को ये बताएं कि कौन-कौन से बड़े रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर हैं। जैसे कोल का मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने ये कहा था कि डॉक्टर समर मुबारकबंद, उन्होंने कहा कि 2 रुपए की बिजली 2 रुपए पर यूनिट पे वो पैदा कर सकते हैं। ये बात ठीक है? एक्चुअली उस चीज़ को वो ना किसी हद तक प्रूफ नहीं कर सके। हुँ। उसकी रीज़न क्या है कि बिजली की शायद कॉस्ट, जो उसकी फ्यूल कॉस्ट है, वो तो शायद 4-5 रुपए आती है हुँ। लोकल कोस्ट से। हुँ। लेकिन उसका जो सेटअप लगता है, वो अच्छा खासा महँगा लगता है। हुँ। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास उसके पैसे नहीं हैं। हुँ। हम जब इंटरनेशनल कंपनी से वो पावर प्लांट लगाते हैं, तो हुँ। उसकी कीमत कुछ 24-25 रुपए हो जाती है। हुँ। चलिए 24-25 रुपए भी हमें वारे में है। हुँ। क्यों? हमारे यहाँ एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है पर यूनिट, वो को 30-32 रुपए हो गई है। रीज़न क्या है? अमेज़िंग। हमारी पिछली जो तमाम हुकूमतें थी, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, काफ लीग की, मुशर्रफ दौर की, हुँ। इन ज़ालिमों ने तकरीबन जितने पावर प्लांट्स लगाए हैं, हुँ। वो इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाए हैं। पहले इंपोर्टेड तेल या फर्नेस ऑयल पे लगाते थे, फिर गैस पर, एलएनजी पे लगाए गए, उसके बाद इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट लगे। हुँ। हम यही कहते हैं कि नून लीग ने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग खत्म की, इसमें दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस बिजली की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है हुँ। कि वो गरीब तो क्या, मुतवसत तबके के लिए अफोर्डेबल नहीं है। जो थर्मे कोयले के पावर प्लांट लगे हैं, हुँ। बड़ी अच्छी बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो डिज़ाइन ही इस क्वालिटी के कोयले के लिए हुए हैं। हुँ। तो उस वक़्त ज़ुल्म ये हुआ कि हमने धड़ाधड़ ये पावर प्लांट लगाए। अब उन पावर प्लांट का किराया हम अदा करेंगे हर साल अरबों रुपया, बल्कि हुँ। खरबों रुपया हो गया है। हुँ। हम उनसे बिजली ले ना लें। तो यही चीज़ें हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ जब भी रहीं, हमने डंग टपाओ पॉलिसी की है, क्योंकि पता नहीं था हुकूमत को कि कितने अरसा रहना है। हुँ। उनकी ख्वाहिश होती थी कि फटाफट एक प्रोजेक्ट बना खड़ा करो हुँ। और उसको चला दो, बाकी बाद में देखी जाएगी। अब वही प्रोजेक्ट्स पीडीएम हुकूमत के सर पड़ गए। हुँ। हालात दुनिया के ऐसे क्रिएट हुए हुँ। कि जब इन्होंने हुकूमत सँभाली,
फ्यूल की प्राइसेस हाई थी, मुल्क में डॉलर नहीं था, तो बिजली की लोड शेडिंग हुई, यूनिट 80-80, 85-85 रुपए यूनिट तक लोगों ने, बेचारों ने बिल अदा किया, तो गालियां इनको पड़ी। तो वो जो गड्ढे इन्होंने खोदे हुए थे मजबूरी में या किसी लालच में, सही कह रहे हैं, उसी में गिर गए। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बिल्कुल आपने पॉलिटिक्स, हम वैसे कोशिश करते हैं अपने नूर टॉक्स के अंदर नूर की बातें करें। आपकी रिसर्च एनजीओज़ के साथ भी हुई होगी, कोई सीएसआर के साथ भी हुई होगी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये एनजीओज़ काम कर रही हैं, कितने परसेंट आप समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हो, कितने परसेंट वो काम ठीक नहीं कर रही हैं, या क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं? दो किस्म के एनजीओज़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बेसिकली है। एक है जो दिखाती कम है और काम ज़्यादा करती, और दूसरी वो है जो सिर्फ दिखाती है और काम शाम कोई नहीं करती। बिल्कुल ठीक। चले, जो दूसरी साइड है उसको हम छोड़ देते हैं, जिनका मकसद सिर्फ दिहाड़ी लगाना है, बाहर से फंड इकट्ठे करना है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, वो ऐसे-ऐसे शानदार काम कर रही हैं कि अकल वाक़ई दंग रह जाती है आपकी। मिसाल देता हूँ अख़ुवत फाउंडेशन की। क्या बात आप उनकी स्टोरी सुने तो आपको यकीन ही नहीं आता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा इनकलाब और खरबों रुपया देना, आसान कर्जों पर बिला सूद देना, क्या बात, और फिर वो बिला सूद लेना, उसके बाद बेतहाशा काम है। मैं भी कुछ दिन पहले एक वो ऑर्फन हाउस देख रहा था, शायद कोर्ट के नाम से, आज़ाद कश्मीर में। तो बड़ा वंडरफुल काम है। ऑर्फनेज बनाया उन्होंने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑर्फनेज है, और हर फैसिलिटी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और वो बच्चे हैं जो कि 2005 के ज़लज़ले के अंदर बेचारे यतीम हुए थे, बच्चे, और उनको अभी लेटेस्ट यूएई से अवार्ड भी मिला है। उन बच्चों ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम किया, अपने उसी ऑर्फनेज के अंदर सब्जियां उगाई, किचन के पानी को इस्तेमाल करके सब्जियों में इस्तेमाल किया, और जो कचरा था उससे खाद बनाई, एक पूरा सिस्टम। और उनको यूएई के जो सदर हैं आपके शेख मोहम्मद, उन्होंने उनको इनाम भी दिया है, कोई $1 लाख आई थिंक। एक्सीलेंट। आपकी आवाज़ अब्दुर्रहमान बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। आप रिसोर्सेज को डिजिटली, आप पॉलिटिक्स को, सबको डिस्कस करते हैं। आपने कभी इससे पहले, इस प्रोग्राम से पहले, कभी खुद से इनिशिएटिव लिया कि आपको इन चीज़ों के बारे में लोगों तक ये वाला पैगाम पहुंचाना है कि किस तरह से एनजीओज़ को काम करना चाहिए, या क्या बेहतर तरीका है लोगों तक पहुंचने का? ये इस किस्म की कोई चीज़ की पहले आपने? मैं जिन एनजीओज़ वालों से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें कुछ वैल्यू ऐड करके उनको दूँ। किसी से भी मिलूँ तो मैं कहता हूँ, जी आपका ये सारे काम अच्छे हैं जो आपके सामने हैं, ये 2-3 फील्ड्स हैं जहाँ पर आप कमज़ोर हैं। जैसे मैंने आपको निशानदेही की ऑफ द रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। ये वो इसलिए कि वो तनकीद पे तनकीद नहीं है, मैं आपको साथ सॉल्यूशन भी देता हूँ कि आप इस जगह कमज़ोर हैं, इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा, तो मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट वैसे नहीं हूँ। हाँ, मैं एक तनकीदी नज़र रखता हूँ चीज़ों को देखने के बाद कि यार ये सिस्टम अच्छा चल रहा है, इस मशीन में ये वाला जो पुर्जा है, ये गरारी जो है ना, फिट नहीं आ रही, और इस गरारी के फिट ना होने की वजह से इसका आरपीएम कम हो गया है। बिल्कुल ठीक है। आपकी रिसर्च का बहुत अच्छा पहलू ये है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ आज कि आप, क्योंकि मेरे बहुत करीब हैं, वैसे भी मैं आपको मुझे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी लगती थी। आप पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, आप सोचते हैं कैसे पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। यही आइडिया लेके मैं लंदन से वापस आया हूँ, और मेरे जो फाउंडर हैं खालिद शेख, वो अमेरिका में हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं इसी दिल के साथ कि हम मिलके किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क डाल सकें। और आप नाजरीन जो आप सुन रहे हैं, प्लीज़ आएँ पाकिस्तान के अंदर, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, फ़ॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ। हमारा ये फ़ायदा है, जैसे अब्दुर्रहमान ने कहा है, कि हम फ़ॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं और सही जगह पे ला के लगा रहे हैं। इन अवाम, इन बच्चों के ऊपर, इन कितने परसेंट है नौजवान हमारे? 65% नौजवानों के ऊपर अगर ये सरमाया लगाया जाए, तो आप यकीन करें विद इन 9 ईयर्स हमें कोई गवर्नमेंट इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यही बच्चे नौजवान हमारे जाके इकॉनमी को भी संभालेंगे, पॉलिटिक्स को भी संभालेंगे, और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच आपके आने का अब्दुर्रहमान, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया।